नमस्कार, जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये मांग कर रहा है कि महागठबंधन का सहयोगी दल होने के नाते उसको भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिलनी चाहिए और उसका तर्क है कि जिस तरह से 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के सहयोगी दलों को सीटें दी थी, कांग्रेस के लिए सीटें दी गई थी, आरजेडी के लिए सीटें दी गई थी। तो बिहार चुनाव में भी उसको इस बार हक मिलना चाहिए उसका। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता लगातार ये मांग कर रहे थे, थोड़ी चेतावनी के स्वर भी सुनाई दे रहे थे। और अभी हेमंत सोरेन पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने गए थे, उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद से भेंट की थी। इसके बाद मैंने भी बताया था और चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि बिहार चुनाव में इस बार हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीटें मिल जाएं। तो अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ये तय करेंगे कि पशुपति कुमार पारस, जो लोजपा के दूसरे गुट के नेता हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इन तीन दलों को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल को अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं। कभी ये चर्चा होती है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी इस बार 2020 की तुलना में, और कभी ये खबरें भी आती है कि कांग्रेस महागठबंधन को बहुमत में लाने के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। तो बहरहाल टिकट पर मंथन दिल्ली में होगा और तेजस्वी यादव भी वहां जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहेंगे। और इस बीच कल शनिवार को एक पोलो रोड में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तीसरी अनौपचारिक इंटरनल बैठक हुई। बैठक में आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल हुए, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, शामिल रहे। 2 घंटे के बाद इस बैठक में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी पहुंचे और चर्चा मुख्य रूप से उन सीटों पर हुई जहां 2020 में गठबंधन हारा था। इन सीटों में कितनी सीटें वीआईपी पार्टी को दी जाएंगी, कितनी पशुपति पारस को मिलेंगी, कितनी हेमंत सोरेन को मिलेंगी, यही मुद्दा छाया रहा। सीट टू सीट यानी हर सीट पर एक एक सीट करके चर्चा हुई और जोर रहा कि उम्मीदवारों की ताकत के हिसाब से सीटें दी जाएं और इससे सहनी, पारस और हेमंत सोरेन की सीटें तय करने में आसानी होगी। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 9 सितंबर को, परसों, दिल्ली में होनी है और यही कमेटी सीटों और उनके उम्मीदवारों के अंतिम रूप से चयन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार बिहार चुनाव में भागीदारी निभाने का मौका मिल सकता है और ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि अभी तक बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कभी भाग लेने का मौका गठबंधन के रूप में नहीं मिला है। तो बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति किधर जा रही है, चिराग पासवान अपनी रणनीति बना रहे हैं, बीजेपी का अपना चल रहा है। तो इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश रंजन, जो हमारे साथ लगातार बिहार पर चर्चा करते हैं। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश रंजन जी, हमेशा की तरह, और इस बार फिर हम लोग एक बार बिहार पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, मैं देख रहा था खबरों में कि एक खबर आज निकल कर सामने आई कि कल पटना में एक बैठक हुई एक पोलो रोड पर, और इस बैठक में तेजस्वी यादव शामिल थे, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो थे, राजेश राम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और करीब उसमें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी गए। 2 घंटे बैठक हो गई उसके बाद। और इस बैठक में मुख्य रूप से यह चर्चा हुई कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी या पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो या हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। और ये तय हुआ है कि 9 सितंबर को दिल्ली में जो बैठक होगी, ये कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, इसमें तय होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो कितनी मिलेंगी, वीआईपी पार्टी को कितनी मिलेंगी और पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, और राहुल गांधी तय करेंगे। तो ये लगभग अब तय हो गया है कि जेएमएम को
बिहार चुनाव में हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि जब चर्चा में बात आ गई, दिल्ली तक बात पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सीटें तो मिलेंगी। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, आपने भी कहा जी था कि खुश करने के लिए कुछ सीटें, 1-2 सीटें मिल सकती हैं। हालाँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा तो करीब 15-16 सीटों पर है, लेकिन लगता है कि कुछ 1 आध 2 सीट मिल जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा पहली बार होगा जब विधिवत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी गठबंधन में शामिल होकर बिहार का चुनाव लड़ेगा। और झारखंड में तो महागठबंधन को बचाया ही हेमंत सोरेन ने है, इसलिए उनका ये स्वाभाविक दावा भी था, झारखंड मुक्ति मोर्चा लंबे समय से मांग भी कर रहा था। तो इसका क्या असर पड़ेगा? दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि वे जो एनडीए में सीटों का बंटवारा है, उससे खुश नहीं हैं। वो अलग-अलग जिला स्तर पर सम्मेलन कर रहे हैं और उनके जीजा जो अरुण भारती हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि कार्यकर्ता हमारी पार्टी की असली रीढ़ हैं। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उनको भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। और उन्होंने कहा कि 2020 में गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान था। अरुण भारती ने उसके बाद एक और एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बड़ी रोचक बात लिखी कि एक चिराग के रोशन होते ही बहुत सारे फ्यूज बल्ब विलुप्त होने के डर से हैलोजन वेपर लाइट बनना चाहते हैं। तो ये कौन से फ्यूज बल्ब है जो चिराग के डर से हैलोजन बनने के लिए तैयार है? तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे हम लोग, जरा बताएं कि क्या चल रहा है, उसके बाद बाकी चीजों पर हम लोग बिहार पर चर्चा करेंगे। जी, अभी पिछले दिनों जो अभियान चला विपक्ष का, और खास तौर से एसआईआर के मुद्दे पर जो भी, और उसमें राहुल गांधी की अगुवाई में जो बातें हुई, जी, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बयानबाजी को लेकर के, या जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए में थोड़ा जो बिखराव दिख रहा है, या एनडीए थोड़ा बैकफुट पर है किसी न किसी रूप में, और विपक्ष के हौसले बुलंद है। और हम लोगों ने चर्चा में बातें की थी कि विपक्ष को जो भी ताकत दिख रही है, जो भी माहौल उसके पक्ष में दिख रहा है, लेकिन वो सकारात्मक रूप से फलदायी तभी होगा जब गठबंधन एकजुट तरीके से थोड़ा लाभ हानि का मुंह छोड़ करके और एकजुट होकर के मजबूती से सब साथ होकर के मैदान में आएंगे। और जब एकजुटता का संदेश जाएगा तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो इस अभियान वगैरह से कुछ बातें होती नहीं है, क्योंकि भीड़ जुटना और फिर वो भीड़ का वोट में बदलना, ये अलग अलग बातें। तो लेकिन जी, एक अच्छी हुई कि अभी जो बातें हो रही थी, तो उसमें चूंकि राजद तो है ही है मेन, कांग्रेस भी पुराना साथी है, मुकेश सहनी का भी रहा है, थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन अभी मजबूती से साथ हैं पिछले लोकसभा चुनाव के समय से। पशुपति कुमार पारस की जो स्थिति हुई, और चिराग ने जिस तरीके से एकदम से असली रामविलास के मालिक हो गए, और जो तमाम चीजें हुई, जो एनडीए में उनको स्वीकारा गया, और एनडीए से इनको एक तरीके से ठेंगा दिखाना ही कहिए, तो अब स्वाभाविक है वो भी ठौर तलाश रहे हैं। तो जाहिर है कई मुलाकात हुई थी, लालू प्रसाद से भी पिछले दिनों मिले थे, और कुल मिला के अब जबकि बैठक में उनकी भागीदारी हुई है, और कहा जा रहा है कि नहीं, आप महागठबंधन के हिस्सा होंगे, आपको भी सीटें दी जाएंगी। उसके अलावा हेमंत सोरेन का भी था ही, पिछले दिनों उन्होंने इशारा में भी कहा था, और बातें हो रही थी। और जिस तरीके से झारखंड में एकजुट गठबंधन की सरकार चल रही है मजबूती से, और उसके परिणाम भी सकारात्मक आए थे, बहुत उम्मीदों से ज्यादा ही आया था, क्योंकि 2/3 बहुमत कोई कम बात नहीं होती है, पहली बार 25 साल के झारखंड में हुआ है। तो इस जी, हिसाब से जो बातें हैं, उसमें दो तरह की बातें हो रही थी कि जीत थोड़ा कांग्रेस की तरफ से, तो मीडिया में एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। जो आप देखे होइएगा कि पिछले दौर में जो तस्वीर आई थी ना, जो तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे और राहुल जी बैठे हुए थे, तो विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि भैया ये लोग तो देखिए ड्राइवर बना दिया, क्या करेगा ये लोग, ये सब राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे, तमाम चीजें तो होता है, थोड़ा मैंने संवाद देने की कोशिश होती है। फिर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ा है, स्वीकार्यता का दायरा बढ़ा है, और पुराना वोट बैंक जो खास करके सवर्ण की बात है, दलित की बात है, मुस्लिम वही उनकी ताकत थी जो वोट बैंक था बिहार में, या देश स्तर पर भी जो बातें थी। तो कहा जा रहा था कि नहीं भैया, आप 70 पर भी वो नहीं मानने वाले हैं, अब कहीं 90 सीट मांगेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन जो कल की बैठक हुई और उसमें जो संदेश आया है, तो उसका संदेश बहुत साफ है कि सीटें हमको जीतनी है, सत्ता में आनी है, चाहे जिस रूप में जी, आए। आप
ज्यादा सीट हो जाए, हमको कम सीट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इसको एनडीए को इस बार धकेलना है। तो बातें हो रही है कि 65 सीट 66 सीट पर भी कांग्रेस मान जाएगी, क्योंकि पिछली बार ये आरोप लगे थे कि 70 सीटें तो कांग्रेस ने ले ली, लेकिन अंत तक उम्मीदवार भी नहीं थे, उनको उम्मीदवार आयात करने पड़े, तमाम चीजें हो गई बातें। तो अब है कि जिस तरीके से जितना जल्दी से ये लोग तय कर लेंगे आपस में और फिर उम्मीदवारी तय हो जाए, तो फिर जब मैदान में आएंगे तो जो उम्मीदवार होंगे उनको भी काम करने का मौका मिलेगा, लोगों के बीच जाने का, जो तमाम चीजें हैं, तो इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। तो एनडीए की यही स्थिति है और हमको लगता है कि एनडीए अब महागठबंधन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़ा अभियान के बाद थोड़ा आराम करके फिर जो है इस तरीके से बढ़ा। और जेएमएम का प्रभाव की जो बात कही है, तो बिहार में जो भी बातें हो, जो भी हो, एक बार जीते भी थे सुमित कुमार सिंह टिकट पर, तो ऐसा होता क्या है कि बिहार में तो मायावती की भी पार्टी जीत जाती है रोहतास वगैरह इलाके में। तो उसका मतलब ये होता है गठबंधन की ताकत से ही होता है, या फिर उम्मीदवार विशेष की ताकत होती है। जो जीते भी थे नरेंद्र सिंह के पुत्र, तो भले जेएमएम के उम्मीदवार थे, लेकिन उनका अपना प्रभाव था, वो निर्दलीय भी लड़ जाते हैं तब भी जीत जाते हैं, किसी से पार्टी से भी लड़ते हैं तब भी जीत जाते हैं। लेकिन ठीक है कि अगर उम्मीदवारी दी जाएगी, भले 2-4 सीटें ही दी जाए इनको, दावा भले जेएमएम का जो भी हो, लेकिन 2-4 भी सीटें मिलेगी तो एक तो मैसेज जाएगा, एकजुटता का मैसेज है। तो इस हिसाब से कुछ सकारात्मक होगा और बातें होंगी, और यह संदेश सिर्फ बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, देश स्तर पर भी बातें बढ़ेगी, जो गठबंधन इंडिया की जो एकजुटता की बात है जिस तरीके से, विश्वसनीयता बढ़ेगी एक कि भाई सबको लेकर ये लोग सही में चलते हैं जी। जी। एक एक जो बात संदेश गया था ना, जब नीतीश कुमार ने एकजुट करने की कोशिश की और बीच रास्ते में निकल गए, जो भी बातें हो, कोई संयोजक बनाने की बात, कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की बात, तमाम चीजें हैं, और कह दिया नीतीश कुमार ने कि भाई मेढक को हमसे ढोना नहीं होगा, तमाम चीजें। लेकिन अगर ये सब लोग अगर एक साथ आ रहे हैं तो राष्ट्रव्यापी संदेश भी जाएगा और इसका अलग परिणाम निकलेगा सकारात्मक, यह बातें मानी जा रही है। जहां तक आप एनडीए की बात देख रहे हैं, एनडीए में होता क्या है ना कि छोटा छोटा है तो परिवार की पार्टी ही है सब लोग, लेकिन इस तरीके से सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। और खास तौर से आप देखे होंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव की जो बात है, उसमें अरुण भारती जो कहते हैं, हम अरुण भारती की बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जानते हैं कि क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी स्वाभाविक है, चिराग है उनकी पार्टी है, वो जो चाहेंगे जिस तरीके से करेंगे वो करेंगे। अरुण भारती ठीक है, सांसद हो गए हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक विरासत है, उनकी माँ भी मंत्री वगैरह रही हुई है, तो चीजें हैं, उनका कांग्रेस से होती थी उनकी माँ, तो है, लेकिन उनका अपना प्रभाव नहीं है। वो भी आ गए हैं, अपना करते थे कुछ कारोबार, तमाम चीजें, बिहार की राजनीति में उन्होंने समय भी नहीं दिया है, और ठीक है अभी आ गए हैं, सांसद हो गए हैं, और रिश्तेदार ही हैं, और मिलजुल करके परिवार की पार्टी है, तो बातें कहते हैं, तो ठीक है, बातें हो रही है। लेकिन बात गौर करने की बात है कि आप वो जो कह दे रहे हैं, ये बात चिराग नहीं बोल करके अगर अपने जीजा के माध्यम से कहवाते हैं, और जो फ्यूज बल्ब और क्या क्या एलोजन की बात करने लगते हैं, तो बातें छिपती नहीं है। जो महत्वाकांक्षा का जो स्तर है ना, देखिए नीतीश कुमार ने तो बड़े तरीके से दलित महादलित तमाम चीजें की, और ये सब बातें हुई, और आप देखे हुईगा कि जीतन राम मांझी एक बार उनको मुख्यमंत्री बना करके नीतीश भूल से बना दे, चूक से बना दे, चाहे जैसे भी बना दे, भले उनको फिर किनारे करने के लिए उनको जो जो मेहनत करना पड़ा हो, तमाम चीजें, लेकिन नीतीश कुमार की वो गलती मानिए या समझदारी मानिए उनको मुख्यमंत्री बनाना, जो भी मान लीजिए, लेकिन फायदा नीतीश कुमार से अधिक तो जीतन राम मांझी को हुआ। जीतन राम मांझी सियासत में अकेले थे, आज की तारीख में उनके परिवार में कितने लोग सियासत में मैंने फल फूल रहे हैं, और तमाम चीजें हो गई, खुद हो गए, बेटा तो चुनाव नहीं जीते फिर भी एमएलसी होते हैं, मंत्री होते हैं, समधन हो गई, बहू हो गई, अब एक दामाद बचे हुए हैं उनको, तो परिवार में तमाम है, 2 पत्नियां हैं उनकी, उनके भी एक लड़के हैं, उनके लिए भी जगह बनानी है, तमाम चीजें हैं। तो उनका जो आरोप प्रत्यारोप होता है ना, भले आप फ्यूज बल्ब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बिहार की राजनीति में आप अगर समझदारी की बात करिएगा और बहुत तरीके से अपने को बढ़ाना, तो उसमें तो चिराग पासवान से ज्यादा सफल हम जीतन राम मांझी को मानते हैं। हम नहीं तो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार ने धकिया दिया, हटा दिया, तमाम चीजें हो गई, तो आज की तारीख में खुद सांसद है, केंद्र में मंत्री है, तो भाई लोजपा रामविलास का तो चिराग पासवान मंत्री है, तो हो गई बात, तो बराबर हो गई ना। आप मान लिया कि आप पार्टी के आपके 5 सांसद है, तो परिवार में ले लीजिए, खुद हैं, एक जीजा है, 3 लोग जो हैं उनका अपना हिसाब किताब है, वो
क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सब अलग चीजें है, लेकिन उस हिसाब से तो अपने पारिवारिक कुनबे को इन्होंने मजबूती से आगे बढ़ा के रखा। जीतन राम मांझी ने खुद केंद्र में मंत्री, बेटा राज्य में मंत्री, बहू विधायक, समधन विधायक, तो सब तो है ही है। जी तो उसी क्या है, और आप जो कर रहे हैं आपको करना क्या है? आप खुद बन गए, चिराग पासवान है, एक जीजा को ठीक है अपने आयोग में अगर जगह दिलाई, तो जीतन राम मांझी ने भी अपने दामाद को आयोग में जगह दिलाई, तो वो तो है ही है। ऐसा क्या है कि कम है? तो फ्यूज बल और जो इलाके का प्रभाव है, तमाम चीजें हैं, ले दे के जो बातें हैं, तो उनका भी तो अपना प्रभाव है ही है ना, जिस तरीके से बातें हैं। तो आप कह के ये तो गलत मैसेज देते हैं ना। आज के तारीख में अगर जीतन राम मांझी छिटक के अगर महागठबंधन के खेमे में चले जाए, तो आपको जी उस इलाके में क्या स्थिति हो जाएगी, तमाम चीजें हो जाएगी। भाई चिराग पासवान जो भी बोल ले जो भी कर ले, लेकिन प्रभाव की जो बात होती है वो प्रभाव कहाँ है, किस रूप में है? आपको वही ना 5% वोट है जी, जो अपना जाति का जो है और तमाम चीजें हैं। बिल्कुल। और ये एनडीए में थोड़ा असहज हो जाता है। देखिए बातें बहुत है कि नीतीश कुमार हर हाल में कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो 100 102 105 पर लड़ना ही लड़ना है उनको। बीजेपी वहां समझौते करने के लिए तैयार है कि चलो हम भी उनसे थोड़ा कम ही ले लेंगे। तो आपको अगर 20 सीटें दी जा रही, 20 सीटें कम तो नहीं होती है ना। और बिल्कुल। आप 30 सीटें लीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि हम 243 पर लड़ेंगे। तो 243 पर क्या लड़िएगा? आप तो पिछले चुनाव में लड़के तो आप एक बिगा, भले आप दूसरे का खेल बिगाड़ दीजिए, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? और तमाम चीजें, और आपको फायदा नहीं हुआ, उसके बाद जो स्थिति हुई तो देखा हुआ है। आप ही कहते थे कि हमारे रामविलास जी का फोटो पटक दिया, कहाँ फेंक दिया, क्वार्टर खाली करवा दिया, तमाम चीजें हैं। एक रामविलास पासवान की एक हैसियत थी और एक पहचान थी, 10 जनपद की पहचान थी, जो जनपद में उनका आवास था। सोनिया गांधी के बगल में प्रधानमंत्री के आवास के बगल में आवास होता था और तमाम चीजें होती थी। मैंने उस तरीके से बातें, वो आपको खाली करा दिया गया। एक विधायक जी जीत के आए, नीतीश कुमार के साथ चले गए, और वो भी विधायक जीते थे मटिहानी से, तो आपके वोट से थोड़े जीत गए थे। उनका अपना प्रभाव था, तमाम चीजें थी, तो चीजें समझनी होंगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आपस में जितनी टकराहट है, आप देखिए कि जो भी राजनीति में बिहार में मामला चलता है ना, आप क्रम से अगर देखिएगा, तो एक महेश्वर हजारी है मंत्री, आपको ध्यान में होगा, जिनके पुत्र जी खगड़िया से लड़ गए थे, कांग्रेस के सन्नी हजारी उम्मीदवार थे। हजारी जी के पिताजी भी सियासत में थे, और हजारी जी के परिवार के कई कई लोग सियासत में हैं, और रामविलास पासवान की राजनीति में उनको पैर जमाने में तमाम चीजें, हजारी फैमिली का ही बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना? तो इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और आप आपस में देखिएगा तो सब लोग अब आपस में ही टकरा रहा है। आप देखिएगा कि रामचंद्र पासवान के खिलाफ हजारी जी के फैमिली से लोग उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, तमाम चीजें हुई थी। रामचंद्र पासवान विधानसभा का चुनाव हारे भी थे, जो परिसीमन वगैरह हुआ तो उसमें तो बड़ी क्षेत्र का बदलाव वगैरह हुआ था। तब हम्म। इन कि अपने चाचा से बैर है, तमाम चीजें हैं। भैया सियासत क्या होता है, सबको चलने दीजिए, सबकी अपनी राहें हैं, सब अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपको अगर एक बार बेदखल कर दिया गया था, तमाम चीजें हो गई थी, आपकी पार्टी टूट गई, 5 सांसद चाचा के साथ चले गए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? आज के तारीख में आपने उपलब्धि हासिल कर ली, ठीक है, एनडीए में विश्वसनीय बन गए, मोदी जी के हनुमान बन गए, तमाम चीजें हो गई, तो चाचा भी तो हासिल पर है ना। अब रामविलास की सियासत क्या होती थी भैया? पहले अपने लिए जुगाड़ करते थे, भाई के लिए करते थे, बचता था तो दूसरे लिए करते थे। तो आप तो परिवार तो बिखरा है ना जिस तरीके से, और उसका संदेश तो होता ही है ना जिस रूप में हो, भले माने न माने। उस हिसाब से एनडीए भी उनसे दबाव में आने की स्थिति में नहीं हो रहा है। तो वहां परेशानी, उनकी बेचैनी होती है, क्योंकि जो भी चेहरे हैं उनको उम्मीदवारी दिलानी है, तमाम चीजें हैं। और हमको नहीं लगता है कि इनको 20 सीट से ज्यादा की जरूरत हुई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटों का हुआ था ना, अभी भी आप देखिएगा कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। जो प्रशांत किशोर आरोप लगाते थे कि अशोक चौधरी ने टिकट अपने बेटी के लिए खरीद लिया, खगड़िया वाले उम्मीदवार थे, वो भी धन्ना सेठ है, पशु सेठ है। दो वैशाली के जो उम्मीदवार थी बीना देवी, तो बीना देवी कौन है? बीना देवी पशुपति के साथ चले गए थे। तो आप अगर पशुपति आपके दुश्मन थे, तो बीना देवी तो आपकी दुश्मन थी, जो आपके विरोध में चली गई। सूरज भान के भाई चले गए, सूरज भान चले गए, तो सूरज भान के लिए तो आपने सीट नहीं जोगाड़ा, नवादा भाजपा से बदल लिया, छोड़ दिया। उनके लिए जो सीपी ठाकुर के पुत्र चले गए, विवेक ठाकुर। लेकिन आप बीना देवी को क्यों टिकट दिया, कैसे दिया? और आप जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो बीना देवी के हस्बैंड दिनेश सिंह कहाँ है?
वो तो जदयू में ही है ना? तो आप इस तरीके से अगर करिएगा तो आंख किसको दिखाइएगा? और मुजफ्फरपुर इलाके में आपको अगर एक सीट मिलेगी तो आप किसको दीजिएगा? अब दिनेश सिंह को तो जदयू दे देगा, अपना ठीक है, वो एमएलसी है, उनके बेटी के लिए टिकट चाहिए, तो आप किसको दीजिएगा टिकट? विनय देवी के बेटी को दीजिएगा ना। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है ना, तो ले दे के इनका अपना है चुनावी दुकान कारोबार, तो ये सब जो चीजें मतलब होती है। सीधे सीधे बात करें तो एक तो इसलिए भी ज्यादा सीटें मांगी जाती है ताकि कुछ सीटें जिस पर जो आरोप लगता है कि सीटें पैसे लेकर बेच दी जाती हैं, सीधा हाँ सीधा हाँ बात है ना। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। किसी किसी बड़े उम्मीदवार को किसकी पार्टी से टिकट नहीं मिला, आप उसको या तो टिकट दे दीजिए या किसी धन्ना सेठ को जिसको चुनाव लड़ने का मन है, तो 2 करोड़ 5 करोड़ में सीटें बिकती है, ऐसी चर्चा हर चुनाव में होती है। और आपने जो उदाहरण दिए उससे भी इस बात को बल मिलता है कि जब आपके पास उम्मीदवार नहीं, आप कहीं से ला के दे रहे हैं, तो ऐसे तो दे नहीं रहे हैं, कोई विचारधारा के स्तर पर तो टिकट देते नहीं है पांच लोग। 5 सीट लिए तो किसको उम्मीदवार आप बनाए भाई? अब संभवी चौधरी को लेके आपका पार्टी की मेंबर थी, बीना देवी का हम उदाहरण दे ही रहे हैं, जो आपको अंगूठा दिखा जी। के चली गई पारस के साथ, आपने उनको क्यों टिकट दिया? तमाम चीजें हो गई। तो ये जो चीजें, तो बातें बहुत स्पष्ट है ना। और ये चूंकि राम विलास पासवान की जो सियासत है, स्वाभाविक है, पुत्र भी हैं उनके, उत्तराधिकारी हैं, तो सीखे तो वहीं से हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पैसा का लेन देन तमाम चीजें हम लोग देखे हुए हैं किस तरीके से होता है, टिकट और नहीं होता है। वही मौर्या में रामविलास पासवान जी का तो हम सालों भर सूट बुक रहता था, क्या बोलते हैं, स्वीट स्वीट क्या होटल में जो होता है, अच्छा जी। मौर्या होटल, पटना का अच्छा होटल, और उसमें उनका रहता था, और किस तरीके से टिकट बढ़ता था, तमाम चीजें होती थी। तो ये चीजें हैं, ले दे के है कि अपना जो है कुछ दिखाना, प्रभाव बढ़ाना। और जो महत्वाकांक्षा का स्तर है, चूंकि चिराग पासवान को जो मिलना था मिल गया, तो लोकसभा है ही है, मंत्री हैं, तमाम चीजें हैं। और रामविलास पासवान की सियासत को देखिएगा तो आज की तारीख में देख लीजिए कि भले वो चिराग पासवान, भले तेजस्वी को जो बताए, लालू पर जो भी हमला करे, तमाम चीजें हो, लेकिन रामविलास पासवान के जब जब बुरे दिन आए हैं, जी। लालू प्रसाद ने ही उनको सहारा दिया। जब हारे थे, बियाबान में भटकने लगे, कहां कहां से घूम के आ गए, अंत तक राज्यसभा भेजने वाले लालू प्रसाद हैं उनको। भले फिर आप स्थिर नहीं रहते हैं, तमाम चीजें हैं, जिन लालू प्रसाद ने उनको राज्यसभा भेजा था, वही लालू प्रसाद की सरकार इन्होंने नहीं बनने दी। राबड़ी देवी की सरकार, जब इनका सबसे पहला जो 22 विधायक जीत के आए थे लोजपा के, जी। तो वही उनका सर्वोच्च प्रदर्शन था। तो उस समय भी उन्होंने नहीं बनने दिया कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, क्या बनाइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, सब कह के लालू जी भी नहीं तैयार हुए। बाद में 2005 की बात है, राष्ट्रपति शासन लगा, तमाम चीजें हो गई, हाँ, जो फिर चुनाव। लोजपा वाले विधायक यहाँ झारखंड आए थे, बस में भर के छुपाए गए थे जहां तहाँ। वो तो लाए ही थे, तो नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी, जो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, 9 दिन की 7 दिन की सरकार थी, जो यही तो कौन हिल भी होटल था, चंडिल उंडिल से आगे थोड़ा, उसमें जो है, तो वही स्थिति थी। तो चीजें हैं वही है, इनको ले दे के। और चूंकि रामविलास की राजनीति में बिहार में नहीं सरवाइव करने दिया अगर बहुत मजबूती से, तो उसके लिए दोषी माने जाते हैं नीतीश कुमार। वो जो दौर हुआ, जब शरद यादव भी हाशिए पर जाने लगे, तमाम चीजें हो गई, और जब ये सब मिल करके समता पार्टी के बाद जदयू वगैरह बना, शरद भी आ गए, तमाम लोग हो गए, तो उस समय तो था ही, रामविलास पासवान की मुख्यमंत्री बनने की बात तो थी, और महत्वाकांक्षा तो थी ही, लेकिन नीतीश आ गए, खड़े हो गए मजबूती से, तमाम चीजें हो गई, भाजपा उनके साथ हो गई, तो रह गए। तो एक महत्वाकांक्षा है, और कहीं ना कहीं चिराग को अब लगता है कि जिस तरीके से माहौल हो रहा है, तमाम चीजें हैं, तो हमारे लिए कहीं कुछ गुंजाइश बन जाए। तो वहां वो कुछ माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से उस समय करते थे, जब हाशिए पर चले गए थे, और फिर विश्वसनीय देखने के लिए जब मोदी जी के हनुमान बने थे, तमाम चीजें हुई थी। तो वहां उनको देखा है उन्होंने कि किस तरीके से दबाव की राजनीति काम आती है, और सब चीज होता है। अब चूंकि एनडीए की भी स्थिति तो केंद्र में है ही है। अब बात जो भी कर ले, आज के तारीख में चिराग पासवान की बातें ज्यादा सुनी जाएगी या नीतीश कुमार की बातें ज्यादा सुनी जाएगी, यह भी बात तो समझने की चीज है। क्या माधी जी। जी को एनडीए किनारे करने की मैंने हैसियत में है आज की तारीख में? भाजपा भी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करके देख चुकी है। आज के तारीख में सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार को क्यों नहीं किनारे कर पा रही है या कर रही है? नीतीश कुमार के अलावा इंडिया में चेहरा कौन है? क्या चिराग पासवान को अभी एक बार की क्या बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देगी? वो भी नहीं करेगी। भले वो भाजपा में चले जाए तो कुछ कर दे, कुछ बात अलग है, वहां भी चेहरे की जरूरत है, क्योंकि सम्राट वगैरह से बात हो नहीं रही है, बात बन नहीं रही है। तो यहाँ एक तरीके से दबाव की बात है, और इससे महागठबंधन का उत्साह बढ़ता है।
जी। तो चीजें कहीं ना कहीं उनकी भी नकेल कसी जा रही है। चिराग पासवान भी जो बोल दे रहे इसलिए खुद नहीं बोलेंगे, जीजा के माध्यम से बुलवाते हैं। और पार्टी में तो होता ही है, भैया हम नहीं बोले थे वो तो बोल दिए, ठीक है गलती किए हैं और तमाम चीजें हैं। तो यही सब तरीके से बातें हो रही है जी। जैसे अरुण भारती का बयान हमने सुना, आज एक और बयान दिखा नीरज कुमार का, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अनंत सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो तो पार्टी के अभी प्राइमरी सदस्य भी नहीं है, चुनाव कैसे लड़ जाएंगे। अनंत सिंह लगातार चर्चा में है, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कभी ललन सिंह उनके घर जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है। तो जिस तरह से अनंत सिंह का प्रभाव है उस इलाके में, और जिस तरह से जदयू में उनको तरजीह मिल रही है, वैसे में ये नीरज कुमार का बयान हम लोग किस रूप में देख सकते हैं? क्या उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्या है ये? नहीं नहीं देखिए, अभी जदयू में जो हो रहा है, नीरज कुमार ठीक है प्रवक्ता बने हुए हैं, एमएलसी हो गए, तमाम चीजें हो गए, उनकी भी जो पृष्ठभूमि देखिएगा, उन सबकी अपनी अपना पॉकेट है, अपना प्रभाव क्षेत्र है। कुछ वैसा नहीं है कि लोग बहुत बिहार के ही स्वीकार चेहरे हैं और तमाम चीजें। भैया ललन सिंह की जो हैसियत है, राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह की, वो चाहे जो भी हो जाए, नीरज के तो 100 गुना बड़ा है। ये बात मानने में तो कहीं कोई गुरेज नहीं है। अगर ललन सिंह अनंत सिंह के आवास पर जाते हैं, उनको साथ लेके जाके वहां रोड शो करते हैं, तमाम चीजें होती है, एक दो दिन बाद जाकर के अशोक चौधरी अनंत सिंह के आवास पर पहुंचते हैं और तमाम चीज, अनंत सिंह अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं, वहां नीतीश कुमार आते हैं, वहां दुआ सलाम होता है, तमाम चीजें होती है, बातें होती है। और फिर आप जो ये नीति सिद्धांत और ये सदस्यता की बात कर रहे हैं, तो कौन रात में किस पार्टी में रहता है और सवेरे जाके उम्मीदवार बन जाता है, वो किस पैमाने पर होता है और किस संविधान के हिसाब से होता है। तो भैया अब इतनी आदर्शवादी भी न बनी और बातें करने लगी है, जहाँ राजनीति में सब है और सब इस समाज में सब नंगे हैं, तमाम चीजें हैं। वहां क्या कहते हैं, नीतीश जी शाम में इधर रहते, सवेरे उठ के लालू जी के पास चले जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए भैया। ऐसा होता है क्या? वहां कौन नैतिकता काम करती है और तमाम चीजें होती है। तो नीरज कुमार का वो तनाव है, क्योंकि उनका अपना इलाका है ना उधर से, और उनको भी लगता है कि नहीं हमारी तमाम चीजें। लेकिन उन्हीं का बयान आप देखे हुएगा कई बार, वो तो बोले कि भाई नीतीश कुमार भी हम लोग को नहीं पहचानते हैं कभी कभी। तो नहीं पहचानते हैं कभी कभी, मतलब आप समझिए ना कि क्यों नहीं पहचानते। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी कहीं से उनको नहीं लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं बहुत, उनको लग रहा है कि हम ही हैं, आगे भी बनेंगे, तमाम चीजें हो रही है। तो अब नहीं पहचानते हैं, मतलब आप समझ जाइए। नीतीश जी करते ही हैं, उनका स्वभाव ही है कि आपसे अगर नहीं बन रहा है या नहीं आपको पसंद कर रहे हैं, तो देखेंगे गुजर जाएंगे, टोक टाक नहीं करते हैं। तो लोग समझ जाता है, ये पत्रकारों के साथ भी है, जिनसे उनको लगेगा कि नहीं है, तो सामने से गुजर जाएंगे, टोक टाक नहीं करेंगे। नहीं तो उनका आदत है कि आप सामने से गुजरेंगे, आपको पहचानते हैं तो वो हाल समाचार पूछते हैं, अरे कैसे हैं जी, फलाना देखा ना जो होता है। इस मामले में उनका है। तो नीरज कुमार का चूंकि वहां भी है, वहां सूरजभान वगैरह का भी इलाका है, और भी लोग हैं वहां से सब, लेकिन इतना खालमेल हो गया है ना चीजें बिहार की राजनीति में। ये जो इधर उधर जो पलटीमार सियासत हुई है ना, और ये गठबंधन में उसके साथ उसके साथ उसके साथ, तो नेताओं का भी मतलब, कहीं आप कहिएगा ना उसका बायोडाटा निकालिए, आपको हम लोगों को भी याद नहीं रहता है कि ये शख्स कौन कब कहाँ था। नहीं समझे, में कांग्रेस में था कि राजद में था कि जदयू में था। और अनंत सिंह की आप बात जो भी कर लीजिए, अनंत सिंह भी तो पहले राजनीतिक नहीं ना है, उनकी भी राजनीतिक फैमिली रही है, उसके भी भाई मंत्री रहे हैं, तमाम चीजें रही है। और अनंत सिंह ने सियासत में अपनी उपयोगिता सिद्ध भी की है। उस हिसाब से सियासत ने उनको बहुत कुछ दिया नहीं है, ये बात यकीन मानिए। नीतीश जी को जब आया तो एक 56-47 पकड़ के, यही आरपी सिंह की लड़की थी आईपीएस लिपि सिंह, वो जेल भेज दिया, तमाम चीजें हो गई। तो कभी लालू जी को जरूरत रहता है तो लालू जी इस्तेमाल करते, फिर जेल भेज देते। फिर नीतीश जी को जरूरत होता है कहता है, नहीं तो आप बयान उठा के देखिए ना, अनंत सिंह कम से कम इतना तो है कि वो आदमी पाक साहब से जरूर बोलता है किसी के बारे में। जब एक बार नीतीश कुमार का बयान आया था बहुत पहले, हमको याद है कि बोला अरे चोर बदमाश क्या इस सब का बात करते हो। तो अनंत सिंह का बयान था सर, हम साक्षात्कार लिए थे। अनंत सिंह ने कहा कि भैया हम तो चोर है ही है, हम तो जाहिर है हम तो चोर बदमाश हैं, हमको सब कहता है, इतना केस मुकदमा है, लेकिन हम उनसे बढ़िया चोर हैं कि हम कम से कम जो काम करते हैं खुले तौर पर करते हैं। हमको जहाँ शादी करनी हुई तो हम डंका बजा के किया, मैंने इशारों में बहुत तरीके से बातें की। हम कहे कि हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का काम करते हैं, हम चुनाव जीत के आते हैं और लोगों को हमारी जरूरत होती है।
तो कहते हैं तो कहने दीजिए। तो वह है उनका आनंद सिंह का अपना अंदाज है, तमाम चीजें हैं, और तमाम विपरीत परिस्थिति में भाई पत्नी भी विधायक बनी, अब वो भी है, बाल बच्चों को भी आगे लाने की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। नीरज सिंह, नीरज कुमार जो कह रहे हैं ना, उनके पीछे क्या है कहीं ना कहीं देखिए, वहां जो होता है ना कि अपने को स्थापित, कई चेहरे थे, एक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू करके चेहरे होते थे, वो बाहर से विधायक हुए थे, नीतीश कुमार के खासम खास थे उस दौर में जब नीतीश कुमार के आजू बाजू बहुत कम लोग रहता था, बढ़ाया, उनकी भी महत्वाकांक्षा इसी तरीके से जग गई, तो वो भी हो गए किनारे। नीरज सिंह को है कि वहां कुछ जगह बनानी है, अपने हिसाब से चीजें करनी है। अब अनंत सिंह भी तो राजनीति में इतने लंबे समय से, आदमी 5-6 बार से विधायक है, परिवार को भी विधायक बना लिया, तमाम चीजें हैं, तो वो भी अब उस हिसाब से चतुर सुजान राजनीतिक की तरह बातें कर रहे हैं, उनको भी अब बेटा को आगे बढ़ाना है। दोनों बेटे आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा है उनका कारोबार, देखो सब बाहर से पढ़ा है, सब विदेश विदेश में पढ़ के अच्छे तरीके से आया हुआ है, बहुत समझदार तरीके से बात करता है। तो नीरज कुमार को लग रहा है कि हो ना हो कहीं बेटा को ही ना आगे टिकट उकट दिलवाए, और ये तमाम चीजें कुछ ऐसी बातें हो जाए तो फिर लंबी चलने लगेगी, तमाम चीजें हो जाएंगी। तो ये सब जी। तरीके का जो आपसी जो खींचतान है ना, अपना भविष्य का मामला है, और ले दे के वही है। और कुल मिला के जहाँ ललन सिंह तैयार हैं, अशोक चौधरी तैयार हैं, नीतीश कुमार खुद दुआ सलाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर नीरज कुमार क्या है, वो नीरज कुमार को उसमें क्या चलने वाली है, नहीं चलने वाली है, और खुली किताब है। और अनंत सिंह नहीं तो जदयू कौन किसको उम्मीदवार बनाएगा? नीरज कुमार लड़ेंगे बाढ़ से चुनाव, मुकामा से चुनाव, है उनका साहस? तो बातें कहने की बात है ना, जो है तो जी। हाँ, मतलब सियासत में चर्चा में रहने के लिए भी बयान दिए जाते हैं, वही स्थिति लग रही है नीरज कुमार की। जी 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 तो जी। हाँ, ये तो बात हो गई, लेकिन अब बिहार की राजनीति में कुछ और भी चीजें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली वाले मुद्दे पर बिहार बंद बुलाया भाजपा ने, और महिला को गाली देने पर, मां को गाली देने के मुद्दे पर बंद बुलाया गया। जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ क्या हुआ, वीडियो सबने देखा। गर्भवती महिला का एक वीडियो डाला, आरजेडी ने आरोप लगाया कि भाई एम्बुलेंस में गर्भवती महिला थी, इसको नहीं जाने दिया गया अस्पताल। ऐसी चीजें चल रही हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस पे दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आ गया जिसमें बिहार और बीड़ी की तुलना कर दी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हजरत बल में जो शिलापट लगा था, उसमें अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया। तो ले देखिए, केरल से लेकर कश्मीर तक सियासत चल रही है, और उसको सब उसको बिहार में लाके भुनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों का असर क्या जनता तो देख ही रही है कि आखिर किस लिए हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये भी और चीजें बढ़ेंगी? बिहार में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ जा रही है, छोटी छोटी बातों पर भीड़ जुट जा रही है, पुलिस को हमला कर दे रही है, ये सब चीजें भी बिहार में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। देखिए कुल मिला के जो बयानबाजी हुई, सरगाली दी गई मोदी जी की माँ को, या जो है अपराध तो है ही है, किसी को क्यों गाली दीजिएगा, तो स्वीकार नहीं है किसी रूप में। लेकिन उन चीजों को जब अपने पक्ष में करने के लिए, भुनाने के लिए जब बातें हुई, आप देखे हुईगा कि मोदी जी गए हुए थे विदेश और आए, और तमाम चीजें हुई, कहने के लिए बहुत चीजें थी, लंबे अंतराल के बाद चीन में मेल मुलाकात हुई, और वहां तमाम चीजें हुई। भैया आप प्रधानमंत्री हैं, देश के आ रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है, वहां बताने के बदले आप आंसू बहाने लगते हैं, तमाम चीजें करने लगते हैं, और बिहार के लोगों को कहते हैं कि भैया आप बदला ले लो, तमाम चीजें हैं। तो बिहार के डीएनए पर सवाल नरेंद्र मोदी ने उठाया, भले नीतीश कुमार का नाम लिए थे, जो फेरबदल की बात थी उस समय ना, थाली देके भोज पर निमंत्रण देके कुल 14 की बात है। तो ये तमाम चीजें हुई थी, और यही नीतीश कुमार ने लाखुन कटा के और बाल कटा के बोरा में भर भर के भेजवा रहे थे कि हमारी जांच करवा लीजिए सबका डीएनए क्या है। तो वो भी तो कोई गाली कमजोर गाली नहीं थी, और बातें बहुत है, उदाहरण उस पर काहे को जाना है, और जो है तमाम चीजें, उससे बढ़ के आपने बिहार बंद करवा दिया। भाई आप बिहार बंद करवा रहे, आपका शासन है, तमाम चीजें हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार में आपका मुख्यमंत्री है जो गालीबाज है, जो गाली देने वाला है, क्या उसको पकड़ने में 2 मिनट लगेगा क्या? आप पकड़िए ना उसको, तमाम चीजें करिए। आप बिहार बंद करके क्या करते हैं, लोगों को परेशानी में डालने की बात, और जो दृश्य हो गया, अब शिक्षिका के साथ बातें हो गई, कोई साइकिल से जा रहा है उसको पटक दीजिए, तो आप जंगल राज की बात करते हैं और दिखाते हैं सब कुछ है, तो तमाम तो वही जंगल राज में जो होता था बंदी में, वही चीज की पुनरावृत्ति हो गई। तो जनता को तो कहीं ना कहीं लगा ना कि भैया आप क्या कर रहे हैं, और क्या किस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो उसका क्या फल हुआ, और बिहार बंद का हमको लगा कि कुछ असर भी नहीं दिखा, भले वो बिल्कुल। कहने
5 घंटे का बंद किए, तमाम चीजें हुई, जो सकारात्मक बातें होनी थी वो तो तमाम नकारात्मक में तब्दील हो गई। और गाली का मुद्दा था वो चला गया, वो शिक्षिका के साथ अभद्रता, एम्बुलेंस रोकना और ये तमाम चीजें हो गई। तो चर्चा तो अलग दिशा में चली गई, बातें हो गई। और ये बीड़ी विवाद और जो ये तमाम चीजें हैं सियासत में, तो सब अपने हिसाब से, केरल कांग्रेस के नेता हैं, वो विधायक रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो कह दिया और जो बातें हो गई, वो भी अपनी राजनीति वहां करते हैं। और चूंकि जीएसटी वगैरह का मामला आया है ना, तो जीएसटी जो कम किया गया तो उसमें उन्होंने कह दिया कि उनका इशारा यह था कि भैया बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार के लोग तो बीड़ी उड़ी पीते हैं, तो वो उनको थोड़ा राहत दे करके पोटने उठने की बात हो रही है। लेकिन मैसेज दूसरे तरीके से चला गया। तो अभी तो एक्शन भी हुआ है ना, उनको इस्तीफा देना पड़ा है, कांग्रेस की ओर से सफाई आई है, तमाम बातें हो गई है। और कुल जी। मिला के भावनात्मक मुद्दों के सहारे बातें नहीं बनेंगी बिहार में। देखिए स्थिति जो हो रही है ना, बिहार की स्थिति यह है कि 20 साल के बाद तमाम तरीके से जो जड़ता आई है ना शासन के स्तर पर, कहने से बातें नहीं होगी। आप देखिए ना, अब जो भी बातें कही जाती है बड़े मन से, नेता को तो जनता दिखता है नहीं दिखता है क्या होता है, उनको जो बोलना रहता है बोलते रहते हैं। लेकिन जनता जो जमीन पर दिख रही है ना, लेकिन नीतीश कुमार का जो 5 साल का शुरुआती शासन था और बाद के दिनों में आज के तारीख में नौकरशाही सही में बेलगाम है। पुलिस के पीछे अगर जनता दौड़ती है तो उसके कारण है। आप थाने में चले जाइए ना, हर एक जगह है रेट बंधा हुआ है, आपको पासपोर्ट बनवाना है कि आचरण प्रमाण पत्र लेना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, एफआईआर सबका है रेट बना हुआ। लेकिन वहां जिस तरीके से खुले तौर पर जो चीजें हो रही है ना, बातें हो रही है, तो आप देखिए ना कि पुलिसें नहीं खदेड़े जा रही है ना, तो मंत्री भी खदेड़े जा रहे। पिछले दिनों तो बिल्कुल। आप देखिएगा ना, मंगल पांडे को खदेड़ दिया, श्रवण कुमार जैसे लोगों को अपने गृह क्षेत्र में खदेड़ दिया। श्रवण कुमार नीतीश के खासम खासे हैं और तमाम चीजें हैं। और ये जो बयानबाजी है और ये तमाम चीजें हैं, अब आप देखिए कि बातें होती है, आपको गाली दी गई, आपने बिहार बंद करवाया, बड़ी भावुक अपील की और तमाम चीजें हो गई। ठीक है, बिहार की जनता सोचेगी अगर जिसने गलत किया गया है तो स्वाभाविक है, वो कोई भी किसी को गाली देगा तो नहीं बर्दाश्त करता है, गाली देता है तो है तो जान मार देता है, मर्डर कर देता है, तमाम चीजें होती है। और बिहार का तो अपना इतिहास है, बड़ी चीजें हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या हो रहा है ये भी देखने की बात होती है। अब अभी आप देखिए, जदयू से विधायक होती है नवादा से, वो नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनके हस्बैंड है राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव पोस्को एक्ट में सजा याफ्ता थे, हाई कोर्ट से। तो वो सजा याफ्ता हो गए तो पत्नी को टिकट दिला, तो राजद में, जदयू में भी रहे हुए हैं, राजद में भी रहे, तो राजद में थे। तो राजवल्लभ की नजदीकी बढ़ी और नीतीश कुमार तो सहूलियत से निकालते हैं, जैसे जेल से देखिए आनंद मोहन भी निकले हुए हैं, भी सजा याफ्ता है डीएम कृष्णैया हत्याकांड में। तो राजवल्लभ यादव को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने गई। तो स्वाभाविक है कि मैंने उन पर है, मैंने रहम रहम से पेश आ रही है। और उनकी पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर देखी गई गया की सभा में। तो जाहिर है मान लिया गया कि अभी जदयू का ही हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कौशल यादव वगैरह हैं, उनकी माँ भी विधायक रही है, उनके पिताजी भी विधायक रहे, कौशल यादव खुद विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही। और प्रभाव तो राजद में उम्मीदवारी की बात हो रही है। वो राजवल्लभ यादव ने सार्वजनिक रूप से अभी तेजस्वी के पत्नी को कह दिया कि भैया वो तो जर्सी का है, क्या है, हरियाणा का क्या क्या है, और ये वोट तो बिहार में लेता है, या शादी करना होता है तो जाके हरियाणा में करता है, क्या क्या इस तरीके से। तो भैया आप अपने लोगों पर भी तो लगाम लगाइए ना। बिल्कुल। अब कहाँ करेगा, किसी से पूछ के करेगा क्या? और वो कर रहा है, उसकी अपनी स्वतंत्रता, अपनी नैतिकता, वो जो समझ रहा है कर रहा है। और आप जो कह रहे हैं, आप कौन दूध के धूल है, आप सजा आफ्ताब में ठीक है बरी हो गए, तमाम चीजें हो गई, ये अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जाके बहुत लोग फिर वापस हुए हैं, सजा में आए हैं, कई कई बड़े बड़े मामले हुए हैं इस देश में और तमाम चीजें हैं। तो आप अभी तो निकले हैं और इस तरीके से आक्रामक है, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपने लोगों पर भी तो नियंत्रण करना होगा ना। तो देखिए बिल्कुल। कुल मिला है कि मुद्दों पर नहीं जाना है। अब वो गाय है, वो भैंस है, क्या है, ये करके आप जो कर रहे हैं, चूंकि सब कहने के लिए स्पष्ट रूप से तो किसी के पास कुछ नहीं है ना, ये जो स्थिति हो जाती है ना, वही मुश्किल हो रही है बिहार में। और खास करके एनडीए कहीं ना कहीं जो भी चीजें कर ले रहा है, और भाजपा के स्तर पर जो चीजें हो रही, नीतीश कुमार अपने हिसाब से ठीक है, वो अपना शांति से चलता चुपचाप, समझे ना, वो अपना में मगन है कि भैया हमारे बिना जाओगे कहाँ, क्या करोगे, जो उनको लगता है। अब वो होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है,
लेकिन भाजपा की तरफ से जो सब बातें हो जा रही है, तमाम चीजें हो जा रही है, तो भाजपा भी स्पष्ट माने निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि कहने के लिए बातें नहीं हो रही है ना। अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर बीड़ी आ गया, हजरत वाल आ गया, क्या क्या आ गया। अरे बीड़ी कौन पी रहा है, क्या कर रहा है? और बीड़ी बिहार बिहार का की तो व्यापक पहचान है, जिस रूप में परिभाषित कर लीजिए। अरे बिहार सबसे पढ़े लिखे लोगों का भी बिहार है, बिहार का उतना अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, तो बिहार मजदूरों सप्लाई करने वाला राज्य, तो परिभाषा तो अलग अलग तरीके से। अब कौन कह रहा है, किस रूप में कह रहा है, तो उससे क्या फायदा हानि होना है, यह भी तो देखना होगा ना। तो कुल मिला के आज की तारीख में ना सर, कुल मिला के एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। एक खुली किताब है, खुली किताब है, क्योंकि भाजपा को भी अब चीजें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरा बना नहीं पाए। क्योंकि उनमें आप देखिएगा ना, आज की बात नहीं है, गोविंदाचार्य के समय से जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा में शुरू हुआ था, और बिहार में जो भाजपा को स्थापित करने वाले लोग थे, उनको जो हाशिए पर डाल के जो आयातित हुए चेहरे, भैया आप सम्राट चौधरी को सामने कर रहे हैं, हम लोग पिछले चर्चा में भी कहा था, सम्राट चौधरी को जैसे ही आप आगे करते हैं, आपको लगता है मोदी जी को नहीं पता होगा, उतना इतिहास नहीं याद रखते होंगे, वो आते हैं अपना भाषण समय के हिसाब से करके चले जाते हैं। पिछले दिनों चर्चा की थी कि कहने वाले संजय मयूख जैसे लोग भाजपा के राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं बिहार से। वो कितना बिहार को जानते हैं, समझते हैं, वो बीजेपी दफ्तर से अखबार के ऑफिस तक रिलीज पहुंचाने का उनका कारोबार था। वो भले बन गए नेता, आप बैठते हैं दिल्ली में जाके प्रवक्ता हो जाते हैं और तमाम चीजें कर, उनके माध्यम से लोगों को आप पार्टी में ले रहे हैं। अब जिन चेहरों को लिए पिछले बार आशुतोष वगैरह को, कौन है, क्या है, किस तरीके से उनकी छवि बनाई हुई, जनता भूलती नहीं ना है। भाई वो भी तो राजद के प्रवक्ता को रोड पर सारी साया खोल के घुमा रहे थे पिछले दिनों, और आप जाके मोदी जी के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, वो चेहरा है। तो आप कैसे उसको जंगल राज का कितना डराइएगा, क्या करिए। सम्राट चौधरी का अपना इतिहास, वो नाबालिग मंत्री रहे। तो ये सब जो बातें हैं, तो जनता भूल थोड़ी ही जाती है, कहते कि भाई अब जंगल राज के चेहरे को ला करके जंगल राज से कैसे दूर करिएगा। अब बोल बचन भी देखते ही है, बोल बचन की तो कोई कम ये नहीं है। तो ये सब तरीके की बातें, इनके पास चेहरा नहीं है, किसी को उभरने नहीं दिया। वहां भी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति पार्टी के अंदर तमाम चीजें हैं। अब विजय चौधरी को एक उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री, अब पिछड़ा और आगरा का माने क्या बोलते हैं, वो चेहरा दिखाने लगी कि सब भाई भाई है। तो चीजें समझती हैं कि विजय चौधरी का क्या प्रभाव है, सम्राट चौधरी का क्या प्रभाव है, बिहार के लिए वो दोनों क्या कर दे रहे हैं, नहीं कर दे रहे। पुराने चेहरे सब तो धीरे धीरे हाशिए पर लग गया, सुनी चौबे फलाना ठिकाना आप तो देख ही रहे हैं। आर के सिंह वगैरह भी आए थे, उस समय वाजपेयी जी के समय से थे, वो लोग हाशिए पर लग गए। आप देख लीजिए सबर नेता में यहाँ छपरा से जीते हैं रूढ़ी, रूढ़ी भी तो कम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो विशुद्ध राजनीतिक नहीं है, वो शिक्षक रहा, तमाम चीजें हैं, पायलट उलट भी रहा सब, और है परिवार का भी प्रभाव है। वो लोग कहाँ है, किस रूप में बातें हो रही। तो ये सब जो चीजें है ना, तो वही है भाजपा, उसी में निर्णय ले जा रहे भावनात्मक तरीके से भूनाना। तो बिहार भावना में बहता है, लेकिन उस तरीके से नहीं बहेगा ना। चीजें तो दिखता है ना, क्योंकि आपको 20 साल का शासन भी देखना, जो वहाँ रोजमर्रा की दुश्वारियां है वह भी देखना है। और ये पिछले चर्चा में भी कहा था कि अब वो कहानी पुरानी हो गई ना, अब नई पीढ़ी के वोटर है, नए लोग, उन्होंने जंगल राज नहीं देखा। वो अभी ये देख रहे हैं कि भैया आपको अगर उन्होंने गाली किसी ने दे दिया, तो आपके भी लोग क्या कह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। मूल्यांकन बड़ी तटस्थता से हो रहा है ना। बिल्कुल। तो इस तरीके की स्थिति है। तो आज की तारीख में तो है ही है, और अभी बहुत जल्दी नहीं चेतेंगे ये लोग ना, आपस में जिस तरीके से कर रहे हैं। तो फिर बहुत, हमको नहीं लगता है कि बहुत आसानी होने वाली है। आसानी उधर भी नहीं है, भले वो सीट उठ बांट ले, कुछ करे, क्योंकि जनता बहुत साइलेंट है ना, और बहुत तरीके से सोच रही है। तो उसमें बहुत मुश्किल होगी। अब देखिए उम्मीदवारी ये लोग कैसे क्या करता है ना, उस पर भी बहुत कुछ तय होगा। जी तो चलिए, अब हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली। और भाजपा, देखिए भाई, बिहार एक बिल्कुल अलग मिजाज का प्रदेश है। बिहार को समझने के लिए कोई दिल्ली से बैठ के नहीं समझ सकता, और भाजपा के लिए तो बिहार आज तक एक ऐसा प्रदेश रहा जहां उसको विजय नहीं मिली अकेले दम पर कभी भी। अभी भी जो स्थिति है, या आने वाले चुनाव में भी, अगले 5 साल में भी बीजेपी वहां अकेले दम पर सरकार बना लेगी, ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। और जिस तरह से, और पूरे देश में जिस तरह से जो अपने दम पर नेता खड़े हुए, जो योग्य थे, स्वाभिमानी थे, उनको भी जिस तरह से निकाल दिया गया, या तो
या उनको पार्टी छोड़ने पर विवश कर दिया गया और सिर्फ जातिगत समीकरणों के नाम पर जिस तरह से मीडियोकर नेताओं को, औसत दर्जे के नेताओं को अगली पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया गया है। इन सब का भी कहीं न कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, अब तो शुरू हो गया है। आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा, चूँकि अधिनायकवादी पार्टी एक तरह से हो गई है, 2 लोग मिलकर पार्टी चलाते हैं पूरे देश में। तो इसका भी असर और यहाँ भी सुनने को मिलता है कि योगी को काट देना है, योगी को छोटा कर देना है, तो उनके बदले इसको ले आना है। तो उस पार्टी में भी अंदर-अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। और आपने अभी जो कहा कि बीजेपी बैकफुट पर है और बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और इसका कारण ये भी है कि अब आप 20 साल पहले का जंगल राज बताएँगे और लोग आपके 20 साल के काम का भी मूल्यांकन करेंगे तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नज़र आएगा कि उस समय का जंगल राज कैसा था और अभी का जो राज है उसमें क्या अंतर आया है। तो ये चर्चा अच्छी रही और हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ मिला होगा, कुछ हमारे वीडियो से वो निकाल पाएँगे अपने लिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो राकेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राकेश जी को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार।